बच्चों, आज हम बात करेंगे कथाक्रम संयोजन की। कक्षा 10 में, कक्षा 8 में 3 अंकों का एक प्रश्न आता है जिसमें कथाक्रम संयोजन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कथाक्रम संयोजन की कि किस प्रकार से आप उस प्रश्न में पूरे 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कथा को व्यवस्था से जमाना कथाक्रम संयोजन कहलाता है। यानी एक कथा में अनेक वाक्य होते हैं जिनके माध्यम से एक कहानी पूरी होती है और उस कहानी को अव्यवस्थित तरीके से उन वाक्यों में लिख दिया जाता है। यानी वाक्यों का क्रम नहीं होता, क्रम सही नहीं होता और आपसे कहा जाता है कि आप इसका क्रम संयोजन करें। यानी जो भी आपको जिस क्रम में वाक्य दिए गए हैं उन्हें समझते हुए कि कहानी किस प्रकार से सही प्रकार से बनेगी, उन्हें आप सही क्रम में लगाएं और 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाक्यों को क्रम से जमाएं और इस तरह से उन्हें व्यवस्थित क्रम से रखें ताकि एक कहानी प्रारंभ से अंत तक पूर्ण हो जाए। यानी जिस कहानी के जिस भाग को उस वाक्य में दर्शाया गया है वो पूरी तरह से उन वाक्यों को हम क्रम से लिख दें ताकि एक कहानी की तरह हमें वो वाक्य दिखाई देने लगे। तो चलिए हम बात करते हैं कथाक्रम संयोजन की, जो कि आपके आता है 3 अंकों का। बच्चों, कहानियां सुनना और सुनाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी दादी और नानी से कहानियां सुनी होंगी, आपने नहीं सुनी लेकिन हमने जरूर सुनी है। रात्रि के समय हमेशा हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाया करती थी। कई बार वो कहानियां जो होती थी हमारे पौराणिक ग्रंथों के ऊपर कहानियां जो थी उन्हें वो सुनाती थी और कई जो पंचतंत्र, हितोपदेश आदि नीति कथाओं पर आधारित जो कहानियां थी वो हमें सुनाया करती थी। तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि बच्चे कहानियों के माध्यम से नीति की बातें जाने, व्यवहार की बातें जाने, किस प्रकार से व्यक्ति को व्यवहारिक जगत में कार्य करना होता है, इसकी उन्हें परख हो और इसकी उनको समझ हो। क्योंकि कहते हैं कि पुस्तकस्थात् या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न तद विद्या न तद धनम। यानी यदि कोई विद्या पुस्तक के अंदर लिखी हुई है तो वो आपकी किसी काम नहीं आएगी समय पढ़ने पर, वो आपको याद होनी चाहिए। आपको व्यवहारिक जगत में पुस्तक में लिखे हुए इस ज्ञान को किस तरह से उपयोग में लाना है ये आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से कहा गया है कि पर हस्तगतम धनम, यानी आपका धन है, किसी दूसरे को आपने दे दिया, चाहे आपने उधार दे दिया, किसी भी तरह से दे दिया, तो जब समय आएगा आप पर कि जब आपको धन खर्च करना है, जब आपको धन व्यय करना है, तो आप उस व्यक्ति से धन मांगते ही रह जाएंगे और आप अपना काम नहीं निकाल पाएंगे। जो काम आपका धन से ही सधना है वो काम आपका रह जाएगा। तो कहते हैं पुस्तक में लिखी हुई विद्या यदि पुस्तक में ही लिखी हुई है, हमने पुस्तक को अपने जो है स्टडी रूम में रखा हुआ है, अपने घर के किसी कोने में पुस्तक को रखा हुआ है कि जब आवश्यकता होगी तो हम पुस्तक में से खोलकर पढ़ लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब व्यवहारिक जगत में बाहर, घर से बाहर होते हैं और अपना कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास सारी पुस्तकें नहीं होती हैं। हम अगर चाहें कि हम उसी समय ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पुस्तक में जो विद्या है, अगर हमने उसे समझ लिया है और उसे व्यवहारिक जगत में किस तरह से हमें उपयोग में लाना है ये हमने समझ लिया है, तो हम हमेशा हर परिस्थिति का मुकाबला कर पाएंगे और हर स्थिति में अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। यानी हर समस्या का हम समाधान कर पाएंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे। इसलिए बच्चों, नीति की बातें, नीति की शिक्षा जो है कहानियों के माध्यम से दी जाती है और हमारे बड़े अक्सर हमें इसीलिए कहानियां सुनाते हैं। अब बात आती है कि इस तरह की क्या कहानियां पहले भी सुनाई गई? बिल्कुल। देखिए, पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियां हैं वो कहानियां भी इसीलिए बनी थी कि कहते हैं कि एक राजा की 4 संतानें थी और चारों ही संतानें पढ़ती नहीं थी। तो उस राजा को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह से मैं इन्हें पढ़ाऊं या नीति की बातें बताऊं। तो वो एक महान गुरु के पास गए और महान गुरु कौन थे आप जानते ही हैं, विष्णु शर्मा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और विष्णु शर्मा के पास वो गए और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से आप मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। अब बच्चे बड़े शैतान थे, किसी गुरु से पढ़ते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इस गुरु के पास जाएंगे और थोड़े दिन रहकर आ जाएंगे, पढ़ना तो हमें वैसे ही नहीं है। तो जब गुरु के पास उन्हें ले जाया गया
तो गुरु भी समझ गए कि ये पढ़ना तो चाहते नहीं है। तो गुरु ने स्पष्ट रूप से उनसे पूछा कि क्या आप पढ़ना चाहते हो? बच्चों ने कहा हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हमें तो नहीं पढ़ना। तो विष्णु शर्मा जी ने उनसे पूछा कि क्या आप कहानियां सुनना पसंद करते हो? बच्चे बड़े खुश हो गए, बड़े शैतान थे, लेकिन कहानियां बड़ी मनोरंजक लगती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कहानियां तो हमें बहुत अच्छी लगती है और कहानियां हम आपसे जरूर सुनेंगे। तो चलिए कहानियां आप हमें सुना दीजिए। तो गुरुदेव जो थे विष्णु शर्मा जी, उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रतिदिन आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको कहानी याद रखनी होगी और अब मुझे सुनानी होगी वापस से कि मैंने आपको कौन सी कहानी सुनाई है। ठीक है, बच्चे इसलिए इस बात के लिए राजी हो गए और प्रतिदिन उनसे एक कहानी सुनने लगे। और इस कहानियों के माध्यम से ही विष्णु शर्मा जी ने उन्हें जो भी संपूर्ण जगत का व्यवहारिक ज्ञान था वो उन्हें दिया। तो पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी पुस्तकें जो है वो इन्हीं कहानियों पर आधारित है और कहानियां भी इस प्रकार की हैं जो कि हमें नीति का ज्ञान देने वाली हैं। तो बच्चों, इसीलिए हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी बहुत सारी कहानियां ऐसी दी जाती हैं जिससे कि हम व्यवहारिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नीति की बातें जान सकें। और क्योंकि कहानियों में हमारा मन रमता है, हमें अच्छी लगती है कहानियां, इसलिए कहानियों से हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आपकी चाहे किसी भी क्लास की पुस्तक हो, खासकर संस्कृत की हो या हिंदी की हो, भाषा की पुस्तकों में हमेशा कहानियां आती हैं। संस्कृत भाषा की पुस्तकों में आप देखेंगे तो संस्कृत साहित्य से जुड़ी हुई कहानियां आपको मिलेंगी। जो संस्कृत में पुस्तकें पहले लिखी गई हैं, उन्हीं से जो कहानियां ली गई हैं सरल संस्कृत भाषा में, वो कहानियां इसमें आपको लिखी हुई मिलेंगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं की कहानियां जिनका संस्कृत में अनुवाद हुआ है, वो कहानियां आपको मिलेंगी। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, 12 तक, जहां भी आप संस्कृत विषय जहां तक आप पढ़ रहे हैं, वहां तक आपको हमेशा ये कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी और परीक्षा में कहानियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप कहानियों का जो एक इसमें दिया हुआ होता है कि कहानियों के कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं और वो उल्टे पुल्टे वाक्य आपको दे दिए जाते हैं। यानी जो घटना पहले हुई उससे संबंधित वाक्य नीचे दे दिया जाता है, जो घटना बाद में हुई उससे संबंधित वाक्य ऊपर दे दिया जाता है। यानी सारा जो क्रम संयोजन होता है, क्रम बिगड़ा हुआ होता है, उस कहानी का उल्टा पुल्टा सा क्रम होता है और हमें उस कहानी के क्रम को सही तरह से लगाकर उस कहानी के एक एक वाक्य को इस क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई, फिर कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई। तो इस प्रकार से 4 से लेकर 6 वाक्य तक दिए जाते हैं और उसमें संपूर्ण कहानी का सार आ जाता है। तो इस प्रकार से आप जब कहानी को व्यवस्थित रूप से जमाते हैं, एक पजल की तरह ये होता है। जैसे आप कई प्रकार के खेल खेलते हैं जिसमें आप टुकड़े टुकड़े जोड़कर कुछ वस्तु बनाते हैं, कुछ चीज बनाते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी एक खेल की तरह है आपके, कि आपको कुछ वाक्य दे दिए गए हैं और आपसे अब कहा जाता है कि आप इन वाक्यों को इस तरह से जमाइए, इस तरह से सजाइए कि ये एक कहानी बन जाए। और कहानियां वही होती हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कहानी कहीं से भी दे देंगे और आपको सारी कहानियां याद करना जरूरी है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जैसे कि आपके 15 से लेकर संस्कृत भाषा के जो पुस्तक है, संस्कृत भाषा की पुस्तक में लगभग पाठ जो होते हैं वो 14, 15 से लेकर 17, 18 तक होते हैं। इससे ज्यादा पाठ नहीं होते हैं और इनमें भी कुछ पाठ पद्य के होते हैं, कुछ पाठ गद्य के होते हैं, कुछ में नाटक इत्यादि होते हैं। तो कुल मिलाकर कहानियों के जो पाठ होते हैं मात्र 6, 7 या 8 से ज्यादा पाठ कहानियों के नहीं होते। यानी कि आप ये मान लीजिए कि कुल 8 कहानियां होती हैं जिनका आपको कथाक्रम संयोजन करना होता है। अब ये 8 कहानियां बिल्कुल सरल और सिंपल होती हैं। आप अनुवाद के लिए भी इन कहानियों को याद करते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी आप इन कहानियों में से याद करते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप इन 8 कहानियों के क्रम को याद रख सकें और क्रम भी पीछे पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया हुआ होता है। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, ये 156 नंबर का जो पेज है, कक्षा 10 की हमारी पुस्तक है स्पंदना, कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक स्पंदना, और इसमें 156 नंबर का जो ये पृष्ठ दे रखा है, हाँ 156, 157 और एक पृष्ठ और है। तो इसमें मुश्किल से आपके 7 या 8 कहानियों का विवरण दिया गया है और इन 8 कहानियों में से ही आपको कुल 5 कहानियां दे रखी हैं। इसमें कक्षा 10 में 5 कहानियां हैं और लगभग 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें 4, 5 से लेकर 8 तक की ही कहानियां होती है, इससे अधिक नहीं होती है। उन्हीं में से कथा क्रम संयोजन आपसे पूछा जाता है।
तो कुल मिलाकर आपके सामने कुछ ऐसी कहानियां आती हैं जिनका आपने अनुवाद भी किया है, संस्कृत व्याख्या भी की है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स भी आपने किए हैं और उसके अलावा कुछ प्रश्न भी आपने उन पर बनाए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी की है। तो कुल मिलाकर वो कहानी आपने कई बार पढ़ी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको बहुत ही सरलता होती है और बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि कम बुद्धि के जो बालक हैं, जो ये मानते हैं कि भाई हम अच्छे ढंग से किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं या हम किस तरह से परीक्षा में पास होंगे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप अगर समझ लेते हैं तो आप परीक्षा में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यह 3 अंक का आपका प्रश्न कथा क्रम संयोजन और ये 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आपको दिलवाता है। तो इसको आपको किस तरह से करना है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इसमें अब हमें किस तरह से इसे जमाना है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी कथा हो तो हमें किस तरह से उसको ये देखना है कि इसमें शुरुआत कहाँ से हुई होगी। हालांकि आपको कहानियां सारी याद करनी है अपनी पाठ्य पुस्तक की, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास की पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कहानियां दे रखी है संस्कृत में, यानी 4 से 6 कहानियां लगभग होंगी, इससे ज्यादा नहीं होती कहानियां, तो वो कहानियां आप शॉर्ट रूप में उसे याद कर लीजिए। और जब आप उन कहानियों को शॉर्ट रूप में याद कर लेंगे तो आप आसानी से उनके कथाक्रम संयोजन को कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इतनी कहानियां नहीं याद रखना चाहते हैं तो जहां पर भी गाइड में या पाठ्य पुस्तक में पीछे पीछे कथाक्रम संयोजन दे रखा है तो वो 5 या 6 वाक्यों का कथाक्रम संयोजन दिया हुआ होता है, मुश्किल से 4 या 5 कहानियों का। तो आप उसे अगर एक बार याद कर लेते हैं तो आपको ये कथाक्रम संयोजन आ जाता है और आपके 3 अंक पक्के हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कहानी में क्या देखना है। देखिए, कहानी जब शुरू होती है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति से शुरू होती है, किसी पशु पक्षी से शुरू होती है, किसी घटना से शुरू होती है। तो कहानी में सबसे पहले आता है एक राजा था। यदि किसी राजा की कहानी है तो एक राजा था, या किसी नगर में एक राजा रहता था, या अस्ति गोदावरी तीरे, या गोदावरी के किनारे पर कोई पशु या पक्षी रहता था। इस तरह से आपकी कहानी आती है। या फिर कि ब्राह्मण से चत्वार पुत्रा आसन, जैसे ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। अब कहानी तो यहीं से शुरू होगी ना, क्योंकि कहानी में सबसे पहले पात्र को बताया जाता है कि पात्र कौन है उस कहानी में। अब पात्र बताया जाता है, उसके बाद बताया जाता है वो पात्र करता क्या है, क्रिया क्या होती है उस पात्र की। कि जैसे कि वो, अब जैसे हम एक कहानी के बारे में देखें कि जैसे एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, तो अब दूसरा वाक्य क्या आएगा कि वो करते क्या थे, वो विद्या अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन से जुड़े हुए थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। तो ये वाली बात आ गई। अब अगर इससे रिलेटेड कोई आपको वाक्य दे रखा है तो ठीक है, आप उसको सेकंड नंबर पर लगा दीजिए। सबसे पहला वाक्य आएगा था के अर्थ में, यानी भूतकाल में कहानी चलती है हमेशा। जैसे अस्ति गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे। अब क्या था, ये पहला वाक्य तो आ जाएगा अस्ति गोदावरी तीरे। अब क्या था वो सेकंड वाक्य में आएगा। या फिर ब्राह्मण से चत्वार पुत्र आसन, ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। एक नृपय आसीत, एक राजा था। अब इसके बाद वो क्या करते थे या क्या घटना क्रम घटित होता है वो आपको कहानी में आपको पता होता है। तो फिर आप जो बीच के जो 3 या 4 जो पंक्तियां होती हैं उनको आप एक बार छोड़ दीजिए और अंतिम पंक्ति को आप देखिए कि उस कहानी का अंत क्या होता है। कि अंत में या तो कहानी में कोई शिक्षा दी जाती है, या फिर जैसे कि कोई व्यक्ति कोई चीज को प्राप्त करना चाहता है तो अंत में ये लिखा होता है कि उसने वो चीज को प्राप्त कर ली, या उसने उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया, वो असफल रहा या सफल रहा, ये वाली बात आ जाती है। या फिर अंत में आता है कि वो मारा गया, जैसे ब्राह्मणों को अंत में सिंह ने मार दिया, सिंहेन मारिता। तो ये आ जाता है कि भी उन्हें समाप्त कर दिया गया है, किसी ने किसी को खा लिया, किसी ने किसी को मार दिया, या वो देश छोड़कर चला गया। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वाक्य में हमेशा अंत में आती है कहानी में। तो आपको पता चल जाता है कि कहानी का अंत कहाँ होगा, यानी अंतिम वाक्य कौन सा होगा। तो आपने पहला वाक्य लिख लिया, फिर आपने लिख लिया अंतिम वाक्य। अब आपके पास बीच के जो 3 या 4 वाक्य बचते हैं, उन 4 वाक्यों में से आपको तय करना है, चारों वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए, उसका हिंदी में अर्थ कीजिए कि हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है इसका,
और अब आप दिमाग से सोचिए कि अब आपको किस प्रकार से चारों वाक्यों को क्रम से लगाना है, यानी कहानी कैसे चल रही है, घटनाक्रम कैसे घटित हो रहा है, एक के बाद एक, इस तरह से आपको घटनाक्रम के अनुसार चारों वाक्यों को संजोना है। तो ये आपके 6 वाक्य या 5 वाक्य की पूरी कहानी बन जाती है। और दिमाग पर जोर आपको तब डालना होता है जब आपने उस कहानी को नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तब आप इस तरीके से अच्छे से कहानी में कथा क्रम संयोजन करते हुए अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन यदि आपने कहानी को पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको अपने दिमाग पर इतने जोर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप निश्चित रूप से उसे तुरंत पहचान जाएंगे कि पहला वाक्य कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा और अंतिम छठा वाक्य कौन सा इसमें आएगा। तो ये आप याद कर लीजिए। मेरी सलाह आपको यही है कि 4 या 5 कहानियां या मुश्किल से 6 कहानियां एक क्लास की किताब में होती हैं। तो ये कहानी अगर आप शॉर्ट रूप में याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस कथा क्रम संयोजन को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये आपके आते हैं 3 नंबर के। कहानियां वैसे भी हमें पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, तो अभी जैसे आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है तो प्रारंभ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कहानियां हैं उन कहानियों को पढ़ जाएं और कम से कम ये एक जो प्रश्न है उसको आप कंप्लीट कर लें। इस प्रश्न के उत्तर को आप बिल्कुल अच्छी तरह से रट लें ताकि ये मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएं। क्योंकि कहते हैं कि पास होने के लिए जो हमें 20, 25 या 30 मार्क्स की जरूरत होती है, ये इसकी सबसे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए कि किस प्रकार और हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स परीक्षा में ला सकते हैं। तो ये तो था कथा क्रम संयोजन, यानी कहानी को जो एक क्रम रहित तरीके से दिया हुआ है उसे आपको क्रम से जमाना है और आप किस तरह से क्रम से जमाएंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की कहानियों पर।